माननीय मोदी जी ने जो हमारे 4 स्तंभ हैं, युवा शक्ति, महिला शक्ति, गरीब की शक्ति और किसान की शक्ति, चारों पे बहुत अच्छा काम किया है। जो आपने किया वही सही नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है और विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी निभा रही है। भाजपा ने देश की जनता के साथ छलावा किया है। बहन जी ने जनसंख्या की बात करी, ये हमसे क्यों कहती है जनसंख्या की बात? अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहती है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करिए? बहराइच में मेडिकल कॉलेज बन गया, 10 साल से देख रहा हूँ। आप जाके देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बेकार हो गया वो। ये न भाजपा, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, मेरी कोई पार्टी नहीं है। जो मेरे लिए बोले वही मेरी पार्टी। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और इसी के साथ एशियन न्यूज़ पहुंच चुका है उत्तर पूर्व क्षेत्र में, जिसे बहराइच के नाम से जाना जाता है और ये गंगा जमुनी तहजीब का एक शहर जाना जाता है और इस शहर की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र यानी कि नेपाल को भी छूती हैं। नेपाल के साथ यहाँ की सीमाएं साझा होती हैं। यहाँ का कुछ क्या चुनावी माहौल है, किस किस सरकार बनने जा रही है और किस तरीके से किन मुद्दों पर लोग यहाँ जनता के बीच जाएंगे, ये ज़्यादा जानकारी करने के लिए हमारे साथ यहाँ तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद हैं। यहाँ पर डॉक्टर अभिलाषा मौर्य जी हैं जो भाजपा से हैं, अभिलाषा वर्मा जी हैं और इसके साथ ही यहाँ पर तारिक खान जी हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सपा के और भी तमाम कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रधारक दल से यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, करण सिंह जी हैं। इन तमाम लोगों से यहाँ की जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो इस स्थान पर प्रभावी रहेंगे। वर्तमान समय की अगर बात करें तो मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा सत्ता की बात करी जाती है तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित ही पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से बनता है। अभिलाषा वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, क्या कुछ मुद्दे हैं भाजपा के पास जो लेकर जनता के पास पहुँचेगी? हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे पास विकास का मुद्दा है और जो 4 स्तंभ होते हैं, हमारे माननीय मोदी जी ने जो हमारे 4 स्तंभ हैं, युवा शक्ति, महिला शक्ति, गरीब की शक्ति और किसान की शक्ति, चारों पे बहुत अच्छा काम किया है। हमने महिलाओं पे काम किया है क्योंकि बीजेपी के पहले आप देख सकते थे कि महिलाएं बाहर नहीं आ सकती थी, 7 बजता था और महिलाएं घर के अंदर होती थी। आज महिलाएं आगे बढ़ के पॉलिटिक्स में आ रही हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारे हाई स्कूल इंटर के आपने रिजल्ट देखें उसमें बढ़ चढ़ के महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। जॉब का रेशियो आपने देखा होगा महिलाओं में ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हमारे किसान खुश हैं, हमारे गरीब की थाली खाली नहीं है। हमारे जो युवा हैं उनको हम हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है या स्वनिधि योजना है या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। इसके अंतर्गत उन्हें 20 लाख तक लोन की सुविधा है। जो मेन मुद्दा है हमारा विकास का मुद्दा, हम उसको लेके आए हैं। जो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि हमने राम मंदिर का निर्माण किया है। ये सारे मुद्दे लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि और हमारी जीत निश्चित है। तो देखिए, भाजपा ने यहाँ पर अपने कामों को गिनाया है। इतना काम हो रहा है तो क्यों सपा विरोध कर रही है भाई भाजपा का? ऐसा है, इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो ये देखना चाहिए ना कि किसानों की आय कैसे दुगनी की और कितनी की। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने इनके मैनिफेस्टो में किसानों के लिए क्या है ये इनको बताना चाहिए। 6,000 रुपये किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है 1 साल में। हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि उनको 60,000 रुपये देंगे। अब आप बताइए, शायद 6,000 ज़्यादा होता है और 60,000 कम होता है। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, स्कूल वगैरह गया नहीं, लेकिन फिर भी जनता कैलकुलेट करेगी क्या ज़्यादा है कम है। हमारा मकसद ये है कि जनता को ये बताना कि बीजेपी इन सालों में क्या नहीं कर पाई थी। हमने उन चीज़ों को अपने मैनिफेस्टो में, जैसे केंद्र सरकार के ही 9 लाख पद खाली हैं और वैसे मिला लिया जाए तो 30 लाख पद खाली हैं, तो कांग्रेस ने भी, हमने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम उन पदों को भरेंगे जो इतने टाइम से नहीं भरे गए। आपने एक पेपर नहीं आप करा पाते हैं जो लीक हो जाता है। बहरहाल, जो लोकल के मुद्दे हैं और केंद्र के मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। हमने जातिगत जनगणना की बात की। आपने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव साहब आते हैं तो सारी नौकरियां यादवों को दे दी जाती। कैसे पता चलेगा कि किसका क्या स्टेटस है? जब आरक्षण हुआ था तो वो 10 साल के लिए किया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना करा दी जाए। भाजपा ने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। समाजवादी पार्टी ने इसको मुख्य मुद्दा बनाया है चुनाव में कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और सामाजिक न्याय करेंगे। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि लोहिया जी ने कहा था कि समाज में आर्थिक विषमताएं, गरीब
गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इस गैप को कम करने के लिए समाज में तमाम तरीके के काम करने पड़ते हैं। उसी में से जातिगत जनगणना भी है। जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो पता चलेगा कि किसके लिए कितना डेवलपमेंट करना है। इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम सत्ता में आएंगे, अग्निवीर जैसी योजना को ख़त्म करेंगे। जो आपने कहा कि ठेके पे आप रखेंगे लोगों को, अब ठेके पे लोग रहेंगे अगर, तो वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी, लद्दाख में जिनके ऊपर 3 इडियट पिक्चर बनी थी, वो वहाँ धरने पे बैठे हैं कई दिनों से। उनकी डिमांड क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय सैनिक भारत की सेना में भर्ती हो रहे थे, वो कह रहे हैं कि क्योंकि अग्निवीर उनको टेम्परेरी बेसिस पर नौकरी दे रही है, वो चाइना की फ़ौज ज्वाइन कर लेंगे। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है। इसको भारत सरकार को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उसने जो कर दिया वही सही है, यहीं पर आप लोकतंत्र का खंडन करते हैं। जो आपने किया वही सही नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है और विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी निभा रही है। जनता को जाकर ये बता रही है कि किन किन मुद्दों पर बीजेपी फेल रही है। बाकी की भूमिका यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस निभा रही है, भाजपा ने अपना पक्ष रखा है। यहाँ पर बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच में अगर देखा जाए तो स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। एक सभासद महोदय हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या उनको कुछ कमियां, क्या कुछ खामियां नजर आती हैं। सभासद जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी हमारी डॉक्टर साहिबा ने बताया, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि इन्होंने किसान, युवा और लोन के संबंध में बताया कि सरकार हमारी लोन दे करके लोगों को रोज़गार से जोड़ने का काम कर रही है। देखिए, लोन तो ऐसे लोगों को मिल रहा है जो पहले से मजबूत लोग हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनको ये सरकार और मजबूत कर रही है। भाई, अगर आप गरीब को लोन दे रहे हैं तो आप देखिए 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। अगर भाई आप बताइए 10,000 रुपये में किसका भला हो पाएगा? अगर किसी को व्यापार 10,000 रुपये कुछ नहीं होता। नहीं, 10,000 रुपये का अगर लोन दे भी रहे हैं, किसी गरीब को दे रहे हैं, बड़े को तो 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़, और उसमें 50% सब्सिडी भी। जो मैंने एक बात कहा ना कि एक जो बड़ा है, प्रत्याशी हैं आप, प्रत्याशी हैं, आपका कहना है कि 10,000 रुपये बीजेपी दे रही है, इसका कोई मतलब नहीं, क्या कहना चाहेंगे? पैसे का तो महत्व होता है, रुपया चाहे 1 हो चाहे 2 हो, लेकिन यह देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, यह भारत का सबसे बड़ा चुनाव होता है। इसके चुने हुए प्रत्याशी देश में कानून बनाते हैं और देश की जनता के हित में बनाए जाते हैं। और भाजपा ने देश की जनता के साथ छलावा किया है और कोई काम नहीं कर रही है। आप कब तक कांग्रेस को बदनाम करके कि कांग्रेस ने इसको बेचा है और लूटा है और उसके नाम पर अपनी गलतियां छुपाएंगे? आपको भी तो 10 साल मौका मिला, आपने जनता को क्या दिया? कांग्रेस ने जब इस देश को छोड़ा था 2014 में, तब इस देश में 26 करोड़ लोग गरीब थे और आज मोदी जी स्वयं कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन देते हैं। तो आपने गरीबी रेखा को आपने घटाने बजाय बढ़ा दिया। मैं चुनौती देता हूं मोदी जी को, मैं 5 किलो गल्ला हर महीने दूंगा। मोदी जी उसके उससे अपना पूरे भारत को 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। वो 5 किलो आप देंगे? मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप उस खाने को देने के बजाय लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते हैं? 5 किलो गल्ले से क्या रोजगार क्यों नहीं देते हैं? भाजपा से ये सवाल बनता है भाई, पूछ रहे हैं रोजगार क्यों नहीं देते हैं? देखिए, रोज़गार के लिए तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिशें की हैं, बट आपके पास ये मुद्दा है कि सिर्फ रोज़गार, आप लोग बोलते हैं कि हाँ रोज़गार चाहिए, बट एक मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया कि हाँ जनसंख्या का रेशियो और बढ़ता जा रहा है। सपोज दैट हमारे पास अगर 1 रोटी है और अगर उससे 10 लोगों में बांटना है तो हम लोग ईजी गोइंग उसको डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर 1 रोटी को खाने वाले 100 लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें हमें और ऐड ऑन करनी पड़ेगी ना। इसीलिए हमें ये स्टार्टअप या जो हमारी मुद्रा योजना है, इनको हमें शुरू करना पड़ा। और जैसे भाई साहब ने बताया कि 10,000 जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए है, जो हमारे जिनको कोई पूछता नहीं था, जो हमारे ठेले वाले हैं, जो हमारे रिक्शा वाले हैं, उनको कोई कभी नहीं पूछता था, उनको 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं कि वो अपना जो है स्तर, जो है आर्थिक स्तर ऊंचा कर सके। एटलीस्ट वो कुछ भी, अगर फल का ठेला लगा रहे हैं तो 10,000 एनफ होते हैं आई थिंक उन्हें ठेला लगाने के लिए या रिक्शा चलाने के लिए। और अगर आप कहें कि हम 60,000 रुपये, 60,000 आप कैसे दे सकते हैं प्रति जनसंख्या वाइज इतने करोड़ लोगों को? आप खुद ही बताइए कि वो पैसा कहाँ से आएगा।
आप एक जेन्युइन चीज़ें बताएं ना, कि हम अगर बताते हैं कि हमें 6,000 रुपये मिल रहा है किसानों को, तो 6,000 जेन्युइन मिल रहा है। 60,000 वो किताबों में नहीं है कि हम 60,000 देंगे और हम आसमान में तारे दिखा रहे हैं कि भाई हम आपको 60,000 देंगे। 60,000 आसमान में तारे दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आप राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपका जो कार्ड आपने उपलब्ध कराया उसमें भी तमाम बड़े वैश्विक मुद्दे लिखे हैं आपने, क्या कहना है आपका? देखिए, बहन जी ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जो है मुद्रा योजना चला रहे हैं, 10,000 रुपये दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं, यहाँ वहाँ पैसा बांट रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि पैसा आ कहाँ से रहा है? सन 2004 में भारत देश पर 10 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था। 2014 आते आते यूपीए की बंदरबाट की वजह से 55 लाख करोड़ का भारी भरकम कर्ज हो गया इस देश के ऊपर। और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की लूट की वजह से, इनकी फ्री की बंदरबाट की वजह से इस देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। कौन चुकाएगा ये कर्जा? क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे चुकाने के लिए? शी जिनपिंग आएंगे चुकाने के लिए? देखिए, 1990 में भारतीय जनता पार्टी वास्तविक रूप में अस्तित्व में आई, हर कोई उसको जान गया, उनकी सरकारें बनने लगी। 1990 से लेकर आज तक इन 34 वर्षों में 17 साल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई है और 100 से अधिक बार अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। इतना ही शासन या इससे कुछ कम कांग्रेस ने किया। आज भी इस देश में घूसखोरी है, नशाखोरी है, मिलावटखोरी है, रिश्वतखोरी है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, शिक्षा अत्यंत महंगी हो चुकी है, स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी हो चुकी हैं। इस देश में लोग नशा एडिक्ट हो रहे हैं, ड्रग्स तस्करी हो रही है बड़े पैमाने पर। तो इन सबका जिम्मेदार कौन है? भाजपा कहती है कांग्रेस और कांग्रेस कहती है भाजपा। ये नूरा कुश्ती अब नहीं चलेगी। आप इसमें क्या सहयोग करेंगे? क्या आपकी क्या नीतियां रहेंगी? अब आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा भी कुछ नहीं कर पा रही, कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पा रही। आप क्या आखिर अगर आपको मौका मिलता है, आपकी क्या रणनीति रहेगी? यही नूरा कुश्ती इन लोगों की है और ये देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसीलिए इस देश में अब तीसरे विकल्प का चयन शुरू हो गया है। राष्ट्र धारक दल का गठन भी इसीलिए हुआ है कि ताकि हम इस देश में अच्छी सुख सुविधाएं ला सकें। बहन जी ने जनसंख्या की बात करी, ये हमसे क्यों कहती है जनसंख्या की बात? अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहती है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करिए? आप सीएए लागू करेंगे? सीएए लागू होना चाहिए। आपका मुद्दा और भाजपा का मुद्दा तो एक हो गया। भाजपा केवल कहती है 1990 से। देखिए, बीजेपी का जो फुल फॉर्म है वास्तव में बहुसंख्यक समाज को बेवकूफ़ बनाओ पार्टी है। इन्होंने इतने समय तक शासन किया इस देश पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं किया, न्यायालयों की समय सीमा तय नहीं की। आज भी 30 साल, 40 साल, 50 साल मुकदमा चलता है। इन्होंने घुसपैठियों को बाहर नहीं किया, बल्कि इनकी सरकार में घुसपैठियों की संख्या डबल हो गई। इन्होंने जो है मतांतर विरोधी कानून लागू नहीं किया, बल्कि मतांतर। आपके आरोपों पे सपा से पूछ लेते हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का एक नया नाम दिया, कितना सहमत हैं आप? नहीं, देखिए, सबका साथ कहाँ से दिखता है, आप मुझको बताइए। जिस तरीके से सांप्रदायिक बातें प्रधानमंत्री ने की, मुझे अफसोस होता है इस बात का। आज तक जब नेहरू प्रधानमंत्री बने उसके बाद से आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी गई कि मंचों से हिंदू मुसलमान किया जाए। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको ये लगा कि पहले फेज़ के बाद आप हार रहे हो। उससे पहले तो विकास की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा नौकरी दे दी और युवाओं को रोज़गार दे दिया। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद दोनों लोगों ने, अमित शाह ने और मोदी साहब ने, अपना स्टैंड बदला और हिंदू मुसलमान को लेके आए। और फिर फाइनली जो आखिरी विकल्प था, पाकिस्तान को भी ले आए। पाकिस्तान को भी अभी शायद आज ही कल में कहा उन्होंने कि कांग्रेस वहाँ से सपोर्ट करती है, ये करती है। अच्छा, तो वहाँ बिरयानी खाने राहुल गांधी गए थे बगैर बताए? आप अफ़गानिस्तान गए थे, टहलते हुए चले गए, मिले, तो क्या कांग्रेस ने, अखिलेश जी ने कहा था कि चले जाना वहाँ मुशर्रफ के साथ बिरयानी खा लेना? हमने लिखित में दिया था, आग्रह किया था, कुछ किया था? नहीं किया था। तो क्यों गए थे भाई? इसलिए कह रहा हूँ मैं जी, अगर ये बात आती है मेल मिलाप की और इसकी, तो एक समय अखिलेश यादव और कांग्रेस भी लगातार विरोध में रही। अखिलेश यादव और राहुल को साथ आने की क्या जरूरत पड़ गई? एक सिर्फ जो बीजेपी आरोप लगा रही सत्ता लोलुपता का, कहीं वही तो कारण नहीं है? आखिर जब विचारधाराएं अलग थी, बातें अलग थे, मैनिफेस्टो अलग थे, साथ आने की क्या जरूरत पड़ गई? पीडीपी की और बीजेपी या पीडीए? पीडीपी कांग्रेस, वहाँ वाली महबूबा मुफ्ती वाली बीजेपी के साथ गई। क्या विचारधारा मिलती है? ज़ीरो विचारधारा।
हिंदुस्तान की राजनीति में 77 में सबसे पहले गठबंधन की केंद्र की सरकार में राजनीति शुरू होती है। ठीक, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट पार्टी अपनी पार्टी ख़त्म कर देती है, कहती है अब हम जनता पार्टी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, 13 महीने, 13 पार्टियां, 28 पार्टियां, 20 पार्टियां से मिलकर सरकार बनाते हैं। कभी चंद्रबाबू नायडू को पकड़ लेते हैं, कभी देवगौड़ा को पकड़ लेते हैं। यही देवगौड़ा जिन्होंने मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन सबसे पहले दिया, आज साथ में है। जिनके पोते ने मास रेप किया, आज साथ में है। तो ये क्या विचारधारा एक थी क्या? सबकी विचारधाराएं अलग थी। तो जब आप आरोप लगाते हैं कि अलग अलग विपरीत दिशा के लोग साथ में आ गए, तो सिर्फ हम नहीं, हम आए, हम मानते हैं परिस्थितियां ऐसी रहीं। जब 77 में आपने कहा इमरजेंसी लग गई, सब लोग साथ में आ जाओ, तो आपको पता है हमारी विचारधारा के लोग भी इनके साथ थे। किसके साथ थे? जनसंघ के साथ थे। क्यों? क्योंकि देश को लगा कि आज विपरीत परिस्थितियां हैं। आज अगर हमको लगता है कि हम लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए, तो हम लोग पापी हो जाते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं और पाकिस्तानी समर्थक हो जाते हैं। कैसे भाई, ये कैसे हो जाता है? तो गठबंधन होता रहा है। आप हिंदुस्तान में इकलौता आदमी जिसने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पता है क्या कहा? देश का झुट्टा, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं बाद में बताता हूँ किसके शब्द हैं। देश का झुट्टा आदमी मोदी और प्रदेश का झुट्टा आदमी योगी। जानते किसने कहा? जानते किसने कहा? राजभर ने। ठीक, आज कहाँ है वो? कहाँ है? बीजेपी के साथ है ना। तो इसकी बात मत करिए कि किसने किसको उल्टा सीधा कहा। हमने कांग्रेस को तमाम जब वो रहा, इमरजेंसी रहा, कुल मिलाकर अगर हम बात करें किसी एक राजनीतिक दल की नहीं, पूरे राजनीतिक, तो मौका परस्ती जायज है। बड़े बड़े मुद्दों पे बात हो गई, बहराइच पहुंचे हैं, स्थानीय मुद्दे भी बड़े होते हैं। क्या स्थानीय क्या समस्याएं रहेंगी जिनको आप चाहते हैं कि जो सरकार बने वो पूरे करें? देखिए भाई साहब, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, मैं एक आम जनता की हैसियत से बहराइच में ये बात करूंगा, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, जनता सिर्फ ये चाहती है कि मेरा जो सांसद हो और मेरा जो जनप्रतिनिधि हो वो विकास करे, शिक्षा के ऊपर ध्यान दे, अच्छी मेडिकल सुविधा हो, कन्वेंस की अच्छी सुविधा हो, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो। देखिए बहराइच, मैं इन 4 बातों को मैंने कही, बहराइच कन्वेंस के मामले में बिल्कुल बेकार है। गोंडा का आदमी 50 रुपये में ट्रेन से गोंडा चला जाता है, लखनऊ चला जाता है। बहराइच का आदमी 200 रुपये 250 रुपये देता है, मालूम दे रहा है उसको गवर्नमेंट कहीं से सब्सिडी दे रही है। ठीक है, सबसे पहले तो भाई साहब यहाँ से केंद्रीय मंत्री रहे यहाँ के लोग, लेकिन उन्होंने आज तक बहराइच को जरवल लाइन से नहीं जोड़ा। सिर्फ बड़ी लाइन वो भी करी, वो भी आज से 25 साल पहले नीतीश कुमार जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था कि बहराइच को बड़ी लाइन कर देंगे। भाई साहब गोंडा से बहराइच का तो कन्वेंस था ही, आप गोंडा को बहराइच को गोंडा का कन्वेंस तो था ही, लेकिन आप बहराइच को जरवल से जोड़ दो। हमारे बच्चे भी दिल्ली और बाहर एग्जाम देने जाना चाहते हैं तो उनको जो 2000 और 3000 रुपये वो किराया खर्च करके जाते हैं, वो ट्रेन में बैठेंगे और वहाँ चले जाएंगे। दूसरी चीज़ सर, नहीं सवाल पर पहले जवाब ले लेते हैं। एक बड़ा मुद्दा बताया कन्वेंस का, पिछली बार आप सरकार में रहे, इस बार फिर चुनाव है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं? कि आपने बताया कि हाँ हमारे पास कन्वेंस आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हर आधे घंटे पे यहाँ से बहराइच से लखनऊ की गाड़ियाँ बसें आती हैं, एसी बसें जाती हैं। जहाँ पर हमें 6 घंटे लगते थे, 3 घंटे लगते थे साइड से जाने में, वहाँ पर आज हम 2 घंटे में लखनऊ पहुँच जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कन्वेंस का ये मुद्दा जायज़ है। आपका क्या? सर देखिए ऐसा है, मैम चूँकि ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं कि उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और पूरे बहराइच के परिवारों पर इनके पति का जो है वो एहसान है, वो एक अच्छे पेडिटिशियन है, इसलिए मैं इनके किसी सवाल को किसी राजनीतिक मोड़ के हिसाब से जवाब नहीं दूंगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन दूसरी चीज़, जैसे मैम ने बोला, बिल्कुल हुआ है मैम, लेकिन आप 250 रुपये खर्च करते हो। गोंडा का आदमी 50 रुपये में ट्रेन से जाता है, हम 250 रुपये में जाते हैं। हमको चाहिए बहराइच से जरवल की बड़ी लाइन। दूसरी चीज़ सर, बहराइच में मेडिकल कॉलेज बन गया, 10 साल से देख रहा हूँ, आप जाके देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बेकार हो गया वो। पहले तो मेडिकल कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट सारे रखे हुए हैं, चलाने वाला कोई ऑपरेटर नहीं है। सही कह रहे हैं भाई साहब, किसी से पूछ लीजिए। कह रहे हैं जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा, मेरी कोई पार्टी नहीं है। जो मेरे लिए बोले वही मेरी पार्टी। एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात की है, तमाम राजनीतिक दलों को इन्होंने किनारे कर दिया है, साफ तौर पर यह कहा है कि जो जनता का है वो हमारा नेता। तो एक बड़ा संदेश कम से कम यहाँ से गया है। अब यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ यहाँ का माहौल दिख रहा है। हालांकि अभी तक यहाँ पर जो भी आपने मुद्दे देखे वो राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हुई, स्थानीय मुद्दों पर कुछ बात कर लेते हैं। पिछली बार आप सरकार में थी, इस बार फिर चुनाव है,
पिछले क्या वादे थे जो आपने पूरे किए थे, इस बार क्या कुछ नए वादे हैं जिनको पूरा करने की कसरत करेंगी? जी, जो हमारे पिछले वादे थे कि हमने कहा था कि हम प्रधानमंत्री आवास देंगे, हमने आवास दिए, 4 करोड़ हम दे चुके हैं और 3 करोड़ हमने वादे किए जो हमारे मैनिफेस्टो में हैं, वो हम 3 करोड़ और आवास देंगे। इज्जत घर हम और देंगे, जो हमने इज्जत घर बनाए। हमने लोगों को राशन दिया, 5 जो है राशन दिया। आयुष्मान की योजना है, आयुष्मान में आज आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। अब जो हमारे मैनिफेस्टो में है कि जो 70 साल के से अबव के लोग हैं, उनको जो कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसको आयुष्मान से जोड़ा जाएगा, उसको इसकी निधि प्राप्त होगी। हम इन सब सारे जो हमारे विकास के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, उन पे सब पे लगातार काम कर रहे हैं और उसी पे ही आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, एक मुद्दा हमें यहाँ पर और दिख रहा है, शायद अभी आपकी नज़र इस पर नहीं पहुँची। हम देख रहे हैं तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो एकला खड़े हैं, लेकिन आप यहाँ पर पूरे महिला शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। ये क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहूँ कि ये बीजेपी की वजह से ये है जो हमारे में अंदर ये आत्मविश्वास आया है। आपने देखा होगा इसके 2014 से पहले जहाँ पर महिलाएं निकल नहीं पाती थी, बाहर नहीं आ पाती थी, हम लोग भी बाहर निकलते हुए डरते थे कि हाँ 6 बजे के बाद महिलाओं का बाहर निकलना बंद था। आज हमारे पार्टी से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें 1000 महिलाएं थी। हमने सारे विधानसभाओं में आयोजन किया जहाँ पर महिलाएं बाहर, जो गाँव की महिलाएँ जो बाहर नहीं निकलती थी, जो बात नहीं करती थी, आप उनको देखते होंगे वो बाहर निकल के आती हैं, वो जॉब करती हैं, वो समूह सखी हैं, वो आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हैं महिलाएं। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो हमें सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी का, महिला सुरक्षा का एक मामला, महिला सुरक्षा का यहाँ पर एक मामला है। और भी जानकारी करते हैं। एक स्थानीय मुद्दा यहाँ का सुरक्षा का आया है, स्थानीय मुद्दा है। स्थानीय रूप से जो मैम ने कहा है, कितना सहमत है? 2022 के लास्ट एनसीआरबी के डेटा हैं। एनसीआरबी डेटा समाजवादी पार्टी कार्यालय से नहीं चलता है, सरकारी डेटा है। वो ये कहता है कि भारत में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। 22 का डेटा 23 में आया। सामूहिक बलात्कार में 1 नंबर पे। 2020 में जो रजिस्टर्ड महिला के खिलाफ अपराध थे वो 50,000 कुछ थे, 21 में 55,000 कुछ थे और 22 में 60,315 थे। कम हो गया महिला के खिलाफ अपराध। आपने योगी जी ने बताया। पहली बात तो देखिए, केंद्र के चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उठाता है कोई कि चलिए आप मुद्दा बनाते हैं, चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा ही नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का कह रही है, स्टेट का सब्जेक्ट होता है। मैं एक टेक्निकल बात, मैंने भी आपसे स्थानीय बात पूछी, आप फिर भारत पे पहुंच गए। नहीं, इसीलिए कह रहा हूं, जैसे जब महिला सुरक्षा की बात होगी तो एनसीआरबी के डेटा में वो दर्शाना चाहिए। हत्या में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश 1 नंबर। बहराइच में आपका कैंडिडेट जब वोट मांगने जाएगा तो उत्तर प्रदेश और भारत की बात करेगा कि पहले बहराइच के स्थानीय मुद्दे की बात? आप सब चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, सब चीज़ मिली हुई है। स्थानीय मुद्दे भी हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्योंकि डिजिटल युग है, वो भी है सामने। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, मुझे लगता है ज़्यादा कंसंट्रेट उसी पे होना चाहिए। मगर मेरा अधिकार नहीं है किसी के ऊपर, क्योंकि लोकतंत्र है। लोग किस मुद्दे पर वोट कर देते हैं ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ये जनता के मन में, बिल्कुल, लेकिन लोकल के मुद्दे स्ट्रांग होने चाहिए। ये कह रहे हैं ट्रॉमा सेंटर बना खड़ा हुआ है, अभी एक बच्चा मर गया, गुड्डू भाई का घर का मर गया, वो क्यों? इलाज नहीं मिल पाया। तो क्या इस चीज़ पे यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, अच्छा सब बीजेपी के पास है, चेयरमैन बीजेपी का, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी का, एमएलसी बीजेपी का, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, प्रेसिडेंट नहीं है। तो अब मैं कह रहा हूँ आपके पास क्या कमी है? तो ट्रॉमा सेंटर आधा बना हुआ खड़ा है, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता, रोज़ एक्सीडेंट होते। अभी कहाँ वहाँ बलहा में 4 बच्चे डूब के मर गए, जिसमें एक सीरियस था मगर क्योंकि पहुँच नहीं पाया, दूर जाना था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बीजेपी ने कहा खाली मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, डॉक्टर्स अच्छे नहीं होने चाहिए। कितने स्पेशलिस्ट हैं यहाँ बताइए आप? एक न्यूरोलॉजिस्ट है यहाँ? नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है डिस्ट्रिक्ट जहाँ आप कह रहे हैं। आप जनता से पूछ लीजिए। कितना क्या सहमत हैं आप? सर देखिए, बात तो एकदम फैक्ट है कि बहराइच में ना तो कोई ढंग का मेडिकल कॉलेज में गायनेकोलॉजिस्ट है, ना पीडियाट्रिशियन है, ना एनेस्थीसिया के सही डॉक्टर, मतलब जो
होने चाहिए। नहीं मैम, एक बात कहूँगा कि जैसे जो पिछले 15-20 साल पहले जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हाल थी, आज हमारा मेडिकल कॉलेज भी उस होने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं है। सर, मेडिकल कॉलेज का मतलब ये होता है कि कोई सीरियस पेशेंट जब सीरियस हो जाए तो उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाए। सर, यहाँ तो मेडिकल कॉलेज होते हुए उसको लखनऊ मेडिकल कॉलेज रिफर किया जाता है, तो फिर ऐसे मेडिकल कॉलेज का क्या फ़ायदा सर? कि स्थानीय मुद्दों पर कुछ और लोगों से कह लेते हैं, क्या स्थानीय क्या मुद्दा यहाँ पर प्रभावित करेगा? देखिए, स्थानीय अगर बात की जाए तो यहाँ पे लोगों को निकलने के लिए सड़क नहीं मिलती है, पूरा दिन जाम रहता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही ख़राब हैं, शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो चुकी है कि मिडिल क्लास के पहुंच से बाहर हो चुकी है, मिडिल क्लास का जीना दुश्वार हो चुका है। आपकी और कुछ क्या मांग रहेगी? हमारी मांग ये है कि जैसे अभी आयुष्मान कार्ड के संबंध में डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बना करके हमने गरीबों का इलाज करने के प्रयास गवर्नमेंट ने किया। आयुष्मान कार्ड आप अभी ईमानदारी से उसका सर्वे कर लें, आधे से ज़्यादा जो अपात्र लोग हैं उनके आयुष्मान कार्ड हैं। पहली बात तो मेरे ख्याल से 3-4% लोगों के आयुष्मान कार्ड हैं। इसके अलावा अभी सरकार ने कहा था कि हम जिनका 6 यूनिट का परमिट होगा पात्र गृहस्थी का, उनको हम आयुष्मान कार्ड देंगे। आपने योजना तो लागू कर दी कि हम 6 यूनिट के लोगों को हम आयुष्मान कार्ड बना कर देंगे, लेकिन जब सूची हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आती है, DIO ऑफिस में पता करते हैं, DSO ऑफिस में, तो पता ये चलता है साहब कि 6 यूनिट का कार्ड हमारा है तो, लेकिन हमारा आयुष्मान यूनिट उसमें पात्र सूची में मेरा नाम ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जैसे घोषणा आपने कर दी, उसको फॉलो भी करना चाहिए था। घोषणाएं पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ आपने घोषणा कर दी। आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, आयुष्मान कार्ड वगैरह ये सब केवल धांधलेबाजी है, स्कैम है। स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क होनी चाहिए। आप मकान फ्री देते हो, 3-3 लाख रुपए देते हो, 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देते हो, दुनिया भर के सब कुछ बांटते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जो प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, शुद्ध भोजन उसका अधिकार है, मिलावटखोरी इतनी चरम पर है कि छोटे छोटे बच्चे सिंथेटिक दूध पीने को मजबूर हैं। तो जब आप भोजन नहीं दे सकते हो, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दे सकते, दुनिया भर का आप नाटक फैलते हो कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये सब केवल झूठ है, फरेब है, दिखावा है और इनकी नूरा कुश्ती है। इन्होंने देश को बर्बाद किया है। दूसरी बात, ये हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं ना, इनकी 19 तारीख के बाद में हर रैली में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये हिंदुओं के 4 लाख मंदिर मठ ऐसे हैं जिनका आर्थिक शोषण बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है। पहले मुगल करते थे जजिया कर लगा करके, और 30 प्रकार के कानून बना के अंग्रेजों ने शोषण किया हिंदू मंदिरों का, फिर कांग्रेस ने किया, और वही शोषण वही जजिया कर बीजेपी सरकार हिंदू मंदिरों पर लगाती है। किसी मस्जिद से, किसी दरगाह से, किसी चर्च से, किसी गुरुद्वारे से उनको एक भी पैसा नहीं चाहिए, केवल मंदिरों का धन चाहिए। ये ऐसे हिंदू हृदय सम्राट हैं, ये नकली हिंदू हैं और ये हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, धारा 30 के तहत ये मदरसों को अन्य जितने भी मतालंबी शिक्षण संस्थान हैं सबको अनुदान देते हैं, पर धारा 28 के तहत हिंदू गुरुकुलों को एक भी पैसा ये नहीं देते हैं। हिंदू मंदिरों से खूब धन लूटते हैं, खूब लूटते हैं। ये 5100 रुपये आरती के नाम पर वैष्णो देवी से लिया जाता है, 1100 रुपये काशी विश्वनाथ से लिया जाता है दर्शन के नाम पर ये हिंदू मंदिरों को लूटते हैं, हिंदू गुरुकुलों को एक भी पैसा नहीं देते हैं। ये झूठी और मक्कार हिंदूवादी सरकार है और ये केवल और केवल अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पूरा खजाना उठाए हुए एक यहाँ तमाम आरोपों प्रत्यारोपों जवाबों के बीच में एक एक शब्द में लोगों से पूछ लेते हैं कि यहाँ से सांसद कौन बनेगा। बीजेपी कितना आश्वस्त है कि आपकी पार्टी आएगी? हम लोग 100% श्योर हैं कि हाँ, हमारे आनंद गौर जी संसद बनेंगे। सपा कितना? रमेश गौतम जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कांग्रेस का पूरा साथ है भरपूर? हाँ, कांग्रेस चुनाव लड़ा रही है, उसका पूरा संगठन हमारे साथ चल रहा है। जनता के तौर पर आप किसके साथ? सर, जनता से मत पूछिए, ये तो जब आप उस दिन देखिएगा रिजल्ट जब खुलेगा तब आपको जनता की बात समझ में आएगी। ये बिल्कुल साइलेंट वोटर रहेगा, कमाल जनता बिल्कुल खामोश है। आप जान लीजिए, मैं जनता हूं और मैं बताऊंगा नहीं। आप जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सबको पता चल जाएगा कि इस देश में जनता क्या चाहती थी। 100% कमल खिलेगा। ये क्या कह रही जनता? ये वक्त आने में पता चलेगा। आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी। तो यहाँ पर कुछ और लोग प्रत्याशी हैं, यहाँ आपके सामने सपा और भाजपा की सबकी बात हो रही है, आपकी बात ही नहीं हो रही। जी बिल्कुल, सपा और भाजपा के लोग राजनीति करते हैं, इनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। और मैं यहाँ पर जो है, मेरा जो प्रत्याशी है वो जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं और मैं भी जीतूंगा। और सपा को भी और बसपा को भी और कमल को भी पता चल जाएगा बहराइच की सबसे मूलभूत लड़ाई किससे करेंगे, बीजेपी से या सपा हम से? दोनों से लड़ रहे हैं। बहराइच की मूलभूत समस्या बाढ़ की समस्या है। महसी से लेकर हमारा मिहीपुरवा, चफरिया और बिछिया तक जो है हर साल बाढ़ के नाम पर धन आता है और नेता उसके बंदरबाट करते हैं और नेता जो है बहती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है।
तमाम अरबों खरबों का फंड आता है, बीजेपी नेता हो चाहे कांग्रेसी नेता हो, वह जनता को डूबने मरने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन उनके हित के लिए कुछ नहीं करते हैं। और अब की बीजेपी को भी और समाजवादी पार्टी को भी पता चल जाएगा कि उनकी क्या औकात है, क्योंकि जनता को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए और भोजन चाहिए। आप उसके नाम पर जनता से केवल और केवल छलावा करते चलाए हैं। और आप 60 साल कांग्रेस ने राज किया और आप कांग्रेस की गलतियां बताते हुए आप कहते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। 10 साल आपको मिला, आपने क्या किया? एक बात और कहना चाहता हूं, मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम 400 पार का नारा दे रहे हैं, जबकि आपके पास वर्तमान में 300 पार के आसपास आंकड़ा है। विपक्ष के पास इतनी भी पहले ही आप अपनी बातों में जिता दी। मैं बता रहा हूं ना, मेरी बात आप कहने पूरी होने दीजिए पहले। वो कह रहे हैं 400 पार का आंकड़ा है, आपके पास वर्तमान में 300 के लगभग आपके पास संख्या बल है, आप मनचाहा कानून बना सकते हैं। और विपक्ष के पास जो है इतना भी आंकड़ा नहीं कि अपनी बात भी रख सके। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही, साफ तौर पर यहाँ पर आरोप आए, प्रत्यारोप आए, लेकिन उनके बीच में यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर बहराइच की ये जो यहाँ पर तहजीब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के जो संस्कार हैं वो पूरी तरीके से गंगा जमुनी तहजीब दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर यहाँ के स्थानीय मुद्दे इस बार चुनाव में ज़्यादा हावी रहने जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ बीजेपी सपा पर तमाम आरोप लगा रही है, सपा उनके जवाब दे रही, वहीं सपा भाजपा पर आरोप लगा रही, लेकिन सपा और कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी उसके बाद भी यहाँ पर लगातार ये बात का दावा कर रही है कि इस बार फिर से वो यहाँ से कमल खिलाएंगे। जनता किसके साथ है ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे, उसके परिणाम बताएंगे। हाल फिलहाल माहौल गर्म है और जैसे जैसे मौसम का पारा चढ़ता जा रहा है वैसे ही चुनाव का पारा भी कहीं ना कहीं चढ़ता दिख रहा है। बहराइच से एशियन न्यूज़ के लिए शिवांशु पटवा के साथ नितेश मिश्रा।